एसी जनरेटर का क्या काम होता है? दो तरह के करंट होते हैं, डीसी करंट और एसी करंट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एसी करंट है ना, ये काफ़ी टाइम बाद डिस्कवर हुआ था। पहले डीसी करंट डिस्कवर हुआ था, जो एडिसन थे ना जिन्होंने बल्ब की डिस्कवरी करी थी, हाँ, उनका बहुत अच्छा वो बना हुआ था, पूरा डीसी करंट डिस्कवर कर दिया, एकदम हाइप्ड अप हो रखे थे वो। फिर है ना निकोलस टेस्ला, तो उन्होंने क्या किया था ना, उनको पता था एसी करंट के बारे में और वो उनके पास गए भी और उनको बोला कि ना ऐसा ऐसा है। वो उनके पास गए ना कि ऐसा ऐसा मेरे पास है कुछ आइडिया, एसी करंट अब बहुत लंबे सोर्स तक है ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और बहुत हाई वोल्टेज मिलेगी, पर उन्होंने मना कर दिया। हाँ, भगा दिया। बाद में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किए, तब जाके एसी करंट की डिस्कवरी हुई। तो एसी करंट की डिस्कवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है और ये एसी जनरेटर उसी एसी करंट को जनरेट कर सकता है। कैसे? ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल मतलब ये जो कॉइल है ना, इसको हम एक्सल मतलब यहाँ घुमाने का एक है, तो इसको हम शाफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं। वो शाफ्ट घूमता है तो कौन सी एनर्जी दी? मैकेनिकल एनर्जी। और ये एसी जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करता है? जब ये कॉइल घूमेगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। देखो, दो मैग्नेट लगाए हमने, दो परमानेंट मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं यहाँ पर। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है। हम जैसे ही इसको रोटेट करेंगे, कुछ एरिया अभी ऐसे है यहाँ पे, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। जब हम ऐसे करेंगे तो कुछ अलग तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास, तो जैसे जैसे हम इनको रोटेट करेंगे इस कॉइल को, फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज होने से क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है, उससे करंट इंड्यूस होता है। तो ये स्लिप रिंग से यहाँ पर इसके पास, लोड के पास करंट जाएगा। अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन समझो। ये जो कॉइल है, इसके दो एंड हमने दो स्लिप रिंग से लगाए। अब स्लिप रिंग का काम क्या है? जैसे मान लो ये वायर है, यहाँ पर मैंने एक लगा दी स्लिप रिंग, तो जब ये रोटेट करेगी, ऐसे सर्कुलर रिंग्स होती है ना, तो जब मैं इस वायर को ये स्लिप रिंग से कनेक्टेड है, जब ये वायर ऐसे रोटेट करेगी कॉइल, तब ये स्लिप रिंग भी ऐसे रोटेट करती है, दोनों साइड लगी हुई है। अब हमने डायरेक्ट वायर से लोड को कनेक्ट क्यों नहीं किया? हमने बीच में लगाया स्लिप रिंग और ब्रश। स्लिप रिंग क्या कर रही है? इसके साथ रोटेट कर रही है। अब स्लिप रिंग के पीछे हमने लगा दिया एक ब्रश, यहाँ है स्लिप रिंग, यहाँ लगा दिया ब्रश। ब्रश क्यों लगाया? अगर मान लो मैंने डायरेक्ट यहाँ वायर लगा दी, दो स्लिप रिंग घूमी और पूरी वायर उलझ गई इधर से, या कोई वायर टूट गई, तो फिर मतलब ही क्या हुआ, है ना? तो हम यहाँ दो ब्रश लगा देते हैं, तो दोनों ब्रश क्या करते हैं? हिलते नहीं हैं। यहाँ से अब तुम कहीं से भी लोड को कनेक्ट कर दो, ठीक है? तो ब्रश का काम क्या है? सर्किट को इंटैक्ट रखने का काम है ना? क्योंकि जब कॉइल रोटेट करे तो सर्किट टूट ना जाए, उसके लिए ब्रश का काम है, ठीक है? समझ में आया? इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आया? ये जो कॉइल है इसको आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। एक्सल जिससे हम घुमा रहे हैं, यहाँ से शाफ्ट अटैच होता है। तो अब ये ना इतना अच्छा इन्वेंशन क्यों है? क्योंकि जो डैम से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना हमको, तो क्या होता है, तुम्हें मान लो तुम डंडा लेके नहीं घुमा सकते, तुमने यहाँ पर झरना लगा दिया, है ना? झरना आया, अब ये घूमे जा रही है, शाफ्ट पे बार बार पानी आ रहा है, घूमे जा रही है, अपने आप घूम रही है और इलेक्ट्रिसिटी बनते जा रही है। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे बने हुए होते हैं, ठीक है? आया समझ में? अब जो मैंने बोला मैं उसको लिख रही हूँ, है ना? उसको लिख लो साथ साथ। एसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है? प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है? तो ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है, उससे करंट इंड्यूस हो रहा है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन अ कॉइल रोटेट्स in a magnetic field flux passing through a magnetic flux passing through it changes. हाँ, अब लिख लिया यहाँ तक। मोस्टली कॉपर वायर की बनाते हैं, तो अपन लिख देते हैं बहुत सारे कॉपर वायर्स की टर्न सारी कॉइल होती है। 1 मिनट। आर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्लिप रिंग एंड आर यूज्ड टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस टू द लोड। मैं एक डायग्राम बना रही हूँ क्योंकि वैसा वापस बनाना थोड़ा मुश्किल है, रफली बना रही हूँ ये डायग्राम में।
समझ जाना तुम लोग, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये कॉइल है हमारी, ठीक है, ये कॉइल है हमारी। इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कितना फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स के लिए हम क्या लिखेंगे, फाई इक्वल्स टू एन बी ए कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है, फाई इक्वल्स टू एन बी ए कॉस थीटा। एन बी ए कॉस थीटा होता है हमारा फॉर्मूला। ओमेगा क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है ओमेगा का, थीटा के टर्म्स में थीटा बाय टी होता है ना। यहाँ से थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, हाँ एक ही बात है, W इंटू टी। तो यहाँ मैं इस थीटा की जगह W इंटू टी को रिप्लेस कर रही हूँ। फाई इक्वल्स टू एन बी ए कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी, ठीक है। अब ये जो पूरा है ना एन बी ए, इसको मैंने फाई नॉट लिख दिया, ठीक है। एन बी ए की जगह लिख रहे हैं फाई नॉट, ताकि हम इसकी एक इक्वेशन बना सकें। फाई इक्वल्स टू फाई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, माइनस डी फाई बाय डी टी था। तो इस फाई को अब हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई हमारा क्या आया, इस पूरे को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। देखो इस पूरे को यहाँ लिख रही हूँ, एन बी ए कॉस ओमेगा टी को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, अपॉन डी टी था, ठीक है। अब जो जो कांस्टेंट है वो हम बाहर निकाल लेंगे, एन बी ए माइनस एन बी ए को बाहर निकाल दिया, डी कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी आ गया हमारे पास। ई इक्वल्स टू माइनस एन बी ए तो कांस्टेंट था, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हाँ माइनस साइन ओमेगा टी आएगा। पर एक चेन रूल पता है ना डिफरेंशिएशन का, चेन रूल पता है, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी आता है, पर इसमें चेन रूल लगेगा क्योंकि ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा बच जाएगा, डी टी अपॉन डी टी कट जाएगा, तो ओमेगा एक एक्स्ट्रा आएगा हमारे पास, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू माइनस एन बी ए। अच्छा इस माइनस से माइनस काट दे तो प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इस पूरे को हम ई नॉट लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर मैंने ई नॉट किसको लिखा है, एन बी ए ओमेगा को, एक कांस्टेंट है इसलिए ई नॉट लिख दिया इसको। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई फ्लक्स की, और ये रिलेशन है ईएमएफ का, ठीक है। E इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I क्या होगा, E अपॉन आर होगा। तो इस इक्वेशन को हम इधर पुट कर देते हैं, E की जगह है ना, E की जगह हम E नॉट साइन ओमेगा टी को पुट कर रहे हैं, E नॉट साइन ओमेगा टी, और नीचे हमारा था R, ठीक है। अब E नॉट अपॉन आर को हम I नॉट लिख रहे हैं, I नॉट इक्वल्स टू E नॉट अपॉन आर लिख रहे हैं। तो यहाँ E नॉट अपॉन आर की जगह हम लिख देंगे I नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास I का भी फंक्शन आ गया साइन के रिस्पेक्ट। अब देखो जब हमने दो मैग्नेट्स लिए थे ना, दो मैग्नेट्स लिए, उसमें हमारी जो कॉइल है, जैसे मान लो यहाँ पर दो मैग्नेट्स है, ये कॉइल है हमारी। जब कॉइल को मैंने ऐसे रखा है तब इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्थ से साउथ जाएगी तो इधर ही जाएगी। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। देखो क्या बताया था मैंने, ये एक नॉर्थ पोल होगा, देख लो इधर, ये एक नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। इनका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल जब 0 डिग्री है तब, अब हम अगर ईएमएफ की बात करें, अभी हमने ईएमएफ के लिए ई नॉट साइन ओमेगा डी बताया है ना, तो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 कितना होता, सॉरी हाँ, थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 0, तो ईएमएफ 0 आएगा। तो जब 0 डिग्री है तो ईएमएफ कितना आएगा, 0 आएगा। पर जब इसको मैंने रोटेट किया, अभी ये ऐसा था, फिर इसको मैंने रोटेट किया ऐसे, तो ये एरिया वेक्टर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90। यहाँ 90 पुट करेंगे तो ईएमएफ कुछ ई नॉट आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री में मान लिया ये ईएमएफ यहाँ पर कुछ इतना आएगा, ठीक है। तो अभी हमने ऐसे किया था, फिर हमने ऐसे रोटेट कर दिया, अब हम वापस ऐसे करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये 180 हो गई, ठीक है। तो 180 पे क्या वैल्यू आएगी, 0 डिग्री है ना, 180 साइन 180 0 होगा, तो 180 पे वापस से 0 हो जाएगा। ऐसे किया, ऐसे किया,
फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर वापस ऐसे कर देंगे, तो कितना हो गया फिर से 270, ऑलमोस्ट 90। और ये नेगेटिव में अब वैल्यू आती है -1, तो यह नीचे जाएगा, यहाँ पे कहीं E0 आएगा यहाँ पे। तो अब इसका ग्राफ बनाओ ऐसे ऐसे, साइन का ही ग्राफ आ गया दीदी। हाँ तो साइन का ही तो ग्राफ आएगा, क्योंकि साइन फंक्शन ही तो है E0। 270 ये 360, ये वाली एक्सेस हो गई हमारी टाइम एक्सेस, ये वाली एक्सेस हो गई हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ की एक्सेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ। टाइम इंटरवल भी हम लिख सकते हैं, ये टाइम 0 होगा, यहाँ तक जब ये पहुँचा था तो t/4 होगा, ये t/2 होगा, है ना, t/4 t/2 3t/4 होगा, यहाँ पूरा t हो जाएगा, 3t/4 होगा, यहाँ